देखिए, इस बार के लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में कल तीसरे चरण का मतदान हुआ है। तीसरे चरण में एमपी की 9 सीटों पर वोटिंग हुई है। तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर कुल 66% मतदान हुआ है। इस चरण में मुरैना में 58.22%, भिंड में 58.87%, ग्वालियर में 61.68%, गुना में 71.95%, सागर में 65.19%, तो वहीं विदिशा में 74%, भोपाल में 62.29%, राजगढ़ में सबसे ज्यादा 75.39%, तो वहीं बैतूल में 72.65% वोटिंग हुई है। अच्छी बात यह रही है कि इस चरण में पहले और दूसरे फेज की तुलना में मतदान का प्रतिशत नहीं घटा है। 2019 की तुलना में 2024 में भी करीब 9 सीटों पर बराबर वोटिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं जो चिंता का विषय बना हुआ था, इस बार अब तमाम प्रशासन के प्रयासों से, सरकार के प्रयासों से, पार्टियों के प्रयासों से कहीं ना कहीं ये थोड़ी बहुत राहत की खबर इसे कहा जा सकता है कि तीसरे चरण में लगभग 2019 जितना वोटिंग प्रतिशत देखने को मिला है, इससे कम नहीं देखने को मिला है। तो वहीं अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की भी। देखिए, छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के साथ ही तमाम सीटों पर अब चुनाव संपन्न हो चुका है। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण में 7 सीटों पर वोटिंग हुई है। इस चरण में कुल 71% मतदान हुआ है। बिलासपुर में 63.95% मतदान हुआ है। दुर्ग में 72.29%, जांजगीर में 62.92%, कोरबा में 75.56%, तो वहीं रायगढ़ में 78.43%, रायपुर प्रदेश की राजधानी 66.02%, तो वहीं सरगुजा में 78.78% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा मतदान सरगुजा में देखने को मिला है। तो वहीं प्रदेश की राजधानी कहीं ना कहीं वोटिंग प्रतिशत में पिछड़ती हुई नजर आई है। ये आंकड़े कह रहे हैं तीसरे चरण के मतदान के बाद विस्तार न्यूज आप तक लाया है तमाम सीटों पर आंकड़े। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं भोपाल से मेरे सहयोगी विवेक पांडे और रायपुर से मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं विवेक। मध्य प्रदेश में देखिए, वोटिंग प्रतिशत, गिरता हुआ वोटिंग प्रतिशत लगातार चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन अब थोड़ी बहुत राहत की खबर यह मिल रही है कि तीसरे चरण में थोड़ा बहुत बराबर का ही रहा है वोटिंग प्रतिशत, गिरा नहीं है 2019 के मुकाबले। अंजलि, अभी जो आंकड़े निकल के आए हैं वो टेंटेटिव फिगर्स है और चुनाव आयोग अभी कह रहा है कि अभी 48 घंटे और लगेंगे और जो थर्ड फेज का इलेक्शन हुआ है वो अभी 66% है और साल 2019 की तुलना में लगभग बराबर ही है। लेकिन जब 48 घंटे के बाद जो फाइनल फिगर आ जाएगा उसमें ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2% वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन एक सबसे अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश में कई सारे जो हॉट सीट है वहाँ पे पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है। गुना की बात कर ली जाए वहाँ पे भी 70% से अधिक है। विदिशा की बात कर ली जाए वहाँ पे भी परसेंटेज अच्छा रहा और राजगढ़ में सबसे अधिक वोटिंग परसेंट रहा है, करीब 75%। तो ये सबसे बड़ी एक चिंता की बात थी कि जो पहले और दूसरे फेज में इलेक्शंस हुए उसमें जो वोटिंग परसेंटेज घटा था उसमें ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की चिंता बढ़ाई थी बल्कि जो चुनाव आयोग है वो भी टेंशन में था। टेंशन इस बात की कि उन्हें उम्मीद थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करेंगे और मतदान इसलिए करेंगे क्योंकि चुनाव आयोग ने काफ़ी अपील की थी। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टियाँ भी एक्टिव थी। लेकिन पहले और दूसरे फेज के चरण में मतदान कम हुआ, लेकिन तीसरे फेज में बूम देखने के लिए मिला। और सबसे एक जो चिंता की बात है कि हालांकि चुनाव आयोग को इस बारे में जानकारी थी कि चुनाव कहीं ना कहीं तीसरे चरण के बाद ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अब मतदाता पहले के मुकाबले ज्यादा जागरूक है। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, रोहित मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, छत्तीसगढ़ में देखा हमने कि सरगुजा में सबसे ज्यादा फीसदी वोटिंग हुई है और कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ की जो चाबी है वो सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग के पास देखने को मिलती है। तो ऐसे में क्या कुछ असर पड़ सकता है? बिल्कुल, देखिए अंजलि, और छत्तीसगढ़ के लिए सुखद खबर है क्योंकि तीनों चरणों को अगर देखा जाए तो तीनों चरणों में छत्तीसगढ़ में वोटिंग प्रतिशत अच्छा दिखाई दिया है और इस बार का वोटिंग प्रतिशत भी लगभग 71.6 है। और पिछली बार 2019 की बात करूं तो 71.14% जो वोटिंग प्रतिशत था, तो इसे ठीक कहा जाएगा। लेकिन राजधानी की बात की जाए तो राजधानी कहीं ना कहीं इसमें पिछड़ा हुआ है और सरगुजा सबसे अव्वल स्थिति में दिखाई दे रहा है। और सरगुजा में हमेशा से ही अच्छी वोटिंग होती है और पिछले साल विधानसभा चुनावों पर भी देखा जाए तो विधान
विधानसभा चुनावों पे भी अच्छी वोटिंग वहां पर देखने को मिली थी। इसके अलावा 2019 के लोकसभा चुनावों को भी देखा जाए तो उस समय भी लगभग 78% वोट जो है वहां पड़े थे। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता राजधानी और बिलासपुर के लिए है। दोनों छत्तीसगढ़ के बड़े जिले हैं, बड़े शहर हैं और दोनों शहरों पे लगातार वोटिंग प्रतिशत में गिरावट दर्ज की जा रही है। और राजधानी रायपुर में इस बार बात करें तो लगभग जो है वो कम वोटिंग देखने को मिली है। 66.02% जो मतदान है वो देखने को मिला। इसके अलावा बिलासपुर सबसे कम मतदान वाला जो शहर है वो बना है, जहां पर 63.95% मतदान जो है वो हुआ है। तो कहीं ना कहीं चिंता इसी बात पर है कि आखिर शहरी क्षेत्र के लोग वोट क्यों नहीं कर रहे हैं। और एक बार से नहीं विधानसभा और चिंता इस बात पर भी है रोहित कि महिलाओं का मतदान प्रतिशत भी लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। खैर, राहत भरी खबर यह है कि तीसरे चरण में पिछले 2 चरणों के मुकाबले अच्छा खासा वोटिंग प्रतिशत देखा गया है, सराहनीय है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, छत्तीसगढ़ से कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेताओं की लीडरशिप आज ओडिशा में रहेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ओडिशा में आज 2 सभाएं करेंगे। सीएम कोरापुट जिले के कोटपाड़ा में पहली सभा करेंगे तो दूसरी सभा नवरंगपुर जिले के उमरकोट में लेंगे। अगले 4 दिनों तक छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष किरण सिंह देव भी छत्तीसगढ़ में रहने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मैं बात कर लूं, कांग्रेस पार्टी की मैं बात कर लूं तो वो भी आज ओडिशा में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। बघेल यहां पर काशीपुर में रोड शो करेंगे। बघेल यहां के विश्वनाथपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और वो यहां पर धर्मगढ़ में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर अब लोकसभा चुनाव में मतदान संपन्न हो चुका है। ऐसे में छत्तीसगढ़ से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की लीडरशिप ओडिशा विधानसभा चुनाव पर फोकस करती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ओडिशा जाएंगे, 2 सभाएं करेंगे। सीएम आज कोरापुट जिले के कोटपाड़ा में पहली सभा करेंगे तो उनकी दूसरी सभा नवरंगपुर जिले के उमरकोट में होनी है। और वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष किरण सिंह देव भी छत्तीसगढ़ में रहने वाले हैं, 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आज ओडिशा में प्रचार करेंगे। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ फिर से रुक करूंगी मैं मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा का। रोहित, अब देखने को यह मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ के जो आला नेता हैं उनका फोकस अब ओडिशा विधानसभा चुनाव पर है। क्यों ऐसा देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए अंजलि, जो लगातार छत्तीसगढ़ के नेता हैं वो उड़ीसा पहुंचेंगे और आज दोनों ही कांग्रेस के और भाजपा के दोनों बड़े नेता जो हैं वो आज छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं। भाजपा के बड़े नेता हैं वो भी छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो भी छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले। अगर भाजपा की बात कर ले तो भाजपा की ओर से किरण सिंहदेव भी आज जो है वो उड़ीसा के लिए रवाना होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जो है 2 बड़ी सभा है, दोनों बड़ी सभा को संबोधित करते नजर आएंगे। इसके अलावा अरुण साव जो छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम है वो भी उड़ीसा जाएंगे। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी उड़ीसा का दौरा जो है वो तय किया गया है। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस है, उनका भी 102 दिनों पर जो उड़ीसा का दौरा है वो देखने को मिल सकता है। वजह एक ही है क्योंकि उड़ीसा की और छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति और जातिगत स्थिति एक जैसी ही दिखाई देती है। वहां पे भी 50% जो है ओबीसी वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, जाति है। इसके अलावा SC ST की एक बड़ी आबादी वहां पर मानी जाती है। तो ऐसे में ओबीसी और SC ST के अपने बड़े चेहरों को छत्तीसगढ़ से जो है वो वहां भेजा जा रहा है। अंजलि जी बिल्कुल, बीजेडी की पकड़ रही है वहां पर। तो ऐसे में अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि तमाम प्रयासों के साथ अब वहां पर अपना दबदबा, अपनी मौजूदगी दर्ज कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। और अब अगली बड़ी खबर मिल रही है इंदौर से। इंदौर से कांग्रेस के सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट मोती सिंह पटेल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने की मांग को लेकर लगाई याचिका सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर्ड हुई है उनकी याचिका और आज सुनवाई होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच और डबल बेंच से खारिज हो चुकी है पटेल की याचिका, लेकिन अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस से चुनाव लड़ने के लिए डटे हैं पटेल। मैं आपको बता दूं कि इंदौर में अक्षय बम फूटा था। कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस कर भारतीय जनता पार्टी, अक्षय बम ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई नहीं बचा इस मुकाबले में। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि वॉकओवर मिलता दिख रहा है, लेकिन वहीं सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट मोती सिंह पटेल ने कहा कि वो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी और अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ फोन कॉल पर जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय। पुनीत, अब ये अलग ही जानकारी निकल कर आ रही है, इंदौर में चौथे चरण में मतदान होना है, उससे पहले कांग्रेस पार्टी को क्या राहत मिल सकती है सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्धारित होगा अंजलि, लेकिन जो मोती सिंह पटेल है वह हिम्मत नहीं हार रहे हैं। लगातार 30 अप्रैल को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच से याचिका खारिज हुई थी। 4 मई को डबल बेंच से याचिका खारिज होने के बाद अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर आज सुनवाई होने की संभावना है। उनकी याचिका को एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो निश्चित तौर पर देखिए, इंदौर का मतदाता भी चाहता है कि कांग्रेस का कोई ना कोई प्रत्याशी मौजूद रहे जिसके पक्ष में मतदान किया जा सके। हालांकि कांग्रेस नोटा को प्रमोट कर रही है, लेकिन मोती सिंह पटेल चाहते हैं कि जो सब्स्टिट्यूट प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने फॉर्म भरा था वह एक्सेप्ट हो और कांग्रेस भी इस लोकसभा चुनाव में इंदौर से अपनी चुनौती पेश कर सके। अंजलि जी बिल्कुल, तो मोती सिंह पटेल तो अपनी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ पाए। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत तमाम जानकारी के लिए। ये अगली खबर मुरैना से कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार ने सरायछोला थाने का घेराव किया है। सिकरवार ने ये घेराव अपने समर्थक नेता की पिटाई के विरोध में किया है। सिकरवार का आरोप है कि कांग्रेस नेता केपी कंषाना के साथ कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना के समर्थकों ने मारपीट की है। ये मारपीट उस समय की गई जब परिवार के साथ केपी कंषाना मतदान करने के लिए गए थे। इस मामले की शिकायत पुलिस से भी की गई और कांग्रेस उम्मीदवार सत्यपाल सिंह सिकरवार का यह भी आरोप है कि पुलिस ने मामले में निष्पक्ष कार्यवाही नहीं की है। आरोपियों पर एक्शन को लेकर ही सिकरवार ने थाने का घेराव किया है। तो देखिए, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है मुरैना से, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार ने सरायछोला थाने का घेराव किया है। भोपाल लोकसभा सीट पर मतदान के बाद ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। पुरानी जेल में प्रशासन ने स्ट्रांग रूम में ईवीएम और वीवीपैट को रखने के लिए बनाया गया है और ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए 3 स्तर पर सुरक्षा जवानों को तैनात किया जाएगा। मतदान के बाद गणना के दिन ही स्ट्रांग रूम खोला जाएगा और 4 जून को भोपाल सहित सभी लोकसभा सीटों पर काउंटिंग की जाएगी। राजधानी में लोकसभा चुनाव के बाद अब ईवीएम मशीनों को इस कंट्रोल रूम में कैद किया गया है। ये भोपाल की पुरानी जेल है जहां पे प्रशासन ने कंट्रोल रूम बनाया है और इसको कंट्रोल रूम के बजाय स्ट्रांग रूम कहना उचित होगा, क्योंकि ईवीएम वीवीपैट मशीनें यहाँ पे रखी गई हैं। कल भोपाल लोकसभा सीट पर चुनाव हुआ और चुनाव के बाद सभी पोलिंग बूथों से ईवीएम लेकर यहाँ रखी गई हैं और इस जेल में स्ट्रांग रूम बनाया गया है और ये स्ट्रांग रूम वोटिंग जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन खोला जाएगा, यानी कि 4 जून को इसको खोला जाएगा। लेकिन इससे पहले यहाँ पे तमाम सारे पुलिस के अधिकारी मौजूद रहेंगे। 3 लेयर सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। पहला सिक्योरिटी के पॉइंट में लोकल पुलिस रहेगी, दूसरे में पैरा मिलिट्री फोर्स रहेगी, तीसरे में कमांडो या सीआरपीएफ के जवान तैनात रहेंगे, जिससे किसी भी तरीके से स्ट्रांग रूम में कोई दाखिल ना हो पाए, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। और 4 जून के बाद आखिर कौन भोपाल से जीतेगा, कौन सांसद बनेगा, इसका फैसला 4 जून को हो जाएगा। ईवीएम की सुरक्षा के लिए 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी निगरानी की जाएगी। कैमरामैन नागिन के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। और अब अगली खबर मुरैना से, जहां बीएसपी कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि शहर की पंचायती धर्मशाला के मतदान केंद्र पर फर्जी वोटिंग की खबर बीएसपी कार्यकर्ताओं को मिली थी, जिसके बाद ये कार्यकर्ता एकजुट होकर सड़क पर उतर आए थे। इन्हीं कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने ये लाठी चार्ज किया। तो ये खबर मुरैना से निकलकर सामने आ रही है, जहां बीएसपी कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। तो वहीं नोएडा पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि अमानतुल्लाह खान के बेटे ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ मारपीट की और इसके बाद अमानतुल्लाह खान ने मौके पर पहुंचकर धमकी भी दी। इस मामले में शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इसमें विधायक अमानतुल्लाह और उनके बेटे समेत 2 और कार सवारों का नाम भी दर्ज है।
देखिए, एक हफ्ते से चला आ रहा राधिका खेड़ा का चैप्टर करीब करीब खत्म हो गया है। कांग्रेस से नाराज चल रही राधिका खेड़ा कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गई। उनके साथ अभिनेता शेखर सुमन ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। सोमवार को राधिका ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। कांग्रेस नेताओं पर कई गंभीर आरोप भी लगाए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिसके बाद से ये कयास लग रहे थे कि राधिका बीजेपी में शामिल होंगी, और हुआ भी वही। देखिए रिपोर्ट इस पर। रामलला के दर्शन करने के लिए कौशल्या माता की धरती पे जो मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया, मैं आपके पास नहीं पहुंच सकती अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मोदी जी की सरकार का संरक्षण वहां नहीं मिलता। आज की कांग्रेस राम जी की विरोधी कांग्रेस है, हिंदू की विरोधी कांग्रेस है। करीब एक हफ्ते तक वीडियो विवाद, बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप और इस मुद्दे के बाद आखिरकार राधिका खेड़ा ने हाथ छोड़ बीजेपी का साथ पकड़ लिया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी और संजय मयूख की मौजूदगी में राधिका खेड़ा बीजेपी में शामिल हो गई। भाजपा में शामिल होने के बाद राधिका खेड़ा ने सबको जय श्री राम कहते हुए कहा कि वो आज यहाँ मंच पर इसलिए बैठी है क्योंकि छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी की गारंटी वाली सरकार है। उन्होंने कांग्रेस में अपना अपमान होने के आरोप को दोहराते हुए कहा कि माता कौशल्या की धरती पर उनका कांग्रेस के अंदर अपमान किया गया। आज की ये कांग्रेस महात्मा गांधी वाली कांग्रेस नहीं रह गई है। दरअसल राधिका ने ये कहकर पार्टी छोड़ी थी कि कांग्रेस उनके अयोध्या जाने और रामलला के दर्शन करने से नाराज थी, इसलिए उनके साथ बदसलूकी की गई और उन्हें बंद कमरे में गंदी गंदी गालियां दी गई। आज मैं अगर आपके समक्ष यहाँ बैठी हूँ तो वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में मोदी जी की गारंटी की सरकार है, जिसके संरक्षण में मैं आज यहाँ पहुँच पाई। वरना जिस तरीके से राम भक्त होने के लिए, रामलला के दर्शन करने के लिए कौशल्या माता की धरती पे जो मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया और जिस तरीके का सलूक किया गया, मैं आपके पास नहीं पहुँच सकती अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मोदी जी की सरकार का संरक्षण वहाँ नहीं मिलता। राधिका खेड़ा और शेखर सुमन ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। शेखर सुमन ने कहा कि वो सकारात्मक सोच के साथ भाजपा में आए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जिस तरह से विकास कर रहा है उस प्रभाव में शामिल होना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है। उन्होंने कहा कि उनके दिमाग में सिर्फ देश का ख्याल है। बता दें कि 2012 में कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद शेखर सुमन के लिए ये राजनीति में दूसरा कार्यकाल होगा। अभिनेता ने 2009 के आम चुनाव में पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में पूर्व भाजपा नेता शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ चुनाव लड़ा था। एक बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ यहाँ आया हूँ और सबसे पहले तो मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ तक आने का आदेश दिया। बता दें कि आज तीसरे चरण का मतदान खत्म हुआ है। आज ही राधिका खेड़ा कांग्रेस से भाजपाई हो गई हैं और मतदान से ठीक एक दिन पहले यानी सोमवार को उन्होंने मीडिया के सामने कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने सुशील आनंद शुक्ला पर 2 आरोपों की झड़ी भी लगा दी थी। साथ ही कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर भी महिला विरोधी और राम विरोधी होने का आरोप लगाया था। रिपोर्ट विस्तार न्यूज। अगर मुझे भारतीय